साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल पर संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों हमारी बात चल रही थी संस्कृत व्याकरण में। हमने सबसे पहले बात की भाषा चयन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, भाषा फर्स्ट संस्कृत और सेकंड में क्या डिफरेंस है सिलेबस के आधार पर, वो भी बात कर ली। उसके बाद हमने बात की दोस्तों प्रत्याहार निर्माण, माहेश्वर सूत्र इत्यादि के बारे में। उसके बाद हमने बात की वर्ण विचार में वर्ण का पहला भेद जो है स्वर, उसके बारे में पूरी बात कर ली है। स्वरों के भेद उपभेद सभी की आराम से। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आराम से देखकर वहाँ पे जाकर देखिए। दोस्तों हमारे यहाँ रीट विशेष रीट को लेकर ये कोर्स चलाया जा रहा है। दोस्तों यकीन मानिए कि जो बंदा शुरू से जितने मैं टॉपिक करूँगा पूरा सिलेबस करवाऊँगा, जितने टॉपिक के मैं करवाता हूँ 20 मिनट के लगभग वीडियो रहता है। और दोस्तों जो ये वीडियो देखकर वही टॉपिक पुनः किताब में पढ़ता है, ठीक है, तो यकीन मानिए आप उस टॉपिक से कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आप पूरे दिन में 20 मिनट का समय निकालना आपको मेरे वीडियो के लिए। वो वीडियो आराम से देखिए और वही टॉपिक फिर किताब में देखिए, आराम से समझ में आएगा दोस्तों। और उससे बाहर ये विशेष रीड के लेकर सिलेबस चलाया जा रहा है। इससे न तो हाई लेवल का है न कम लेवल का, एकदम रीड के सिलेबस के आधार पर चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में जितने भी आप जुड़े हुए हैं। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों शुरू कर रहे हैं व्यंजन। स्वर की बात कर ली हमने वर्ण विचार में। दोस्तों हमारे रीड के सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है भाषा 2 के अंदर। भाषा फर्स्ट में वर्ण विचार ये नहीं है और न उच्चारण स्थान है, ठीक है। भाषा 2 है जो संस्कृत, उसके अंदर हमारे दिया हुआ है एक तो स्वर, एक व्यंजन और एक आया हुआ है उच्चारण स्थान। ये 3 टॉपिक हैं, उनमें से हमने स्वर की बात कर ली है और आज हमारा टॉपिक है व्यंजन। दोस्तों रीट में स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान इसमें हाई लेवल का नहीं आता, आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पर लेवल बता रहा हूँ वही लेवल आपको किताब में देखना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज व्यंजन की। स्वर की बात कर ली, व्यंजन की बात कर ली, अब व्यंजन की शुरू कर रहे हैं और कल हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे। दोस्तों उच्चारण स्थान अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो एक भी सवाल आपके उच्चारण स्थान से गलत नहीं होगा। और यकीन मानिए दोस्तों एक सवाल तो पक्का है उच्चारण स्थान से, हर बार आ सकते हैं 2 भी। तो व्यंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। व्यंजन कहते किसे हैं? स्वर व्यंजन आपने दोस्तों आपको अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो व्यंजन की बात कर ले दोस्तों। पहले व्यंजन कहते किसे हैं? हमारे फेफड़ों से जो ध्वनि उठती है, श्वास वायु उठती है, वह मुख में किसी बाधा की, किसी अवरोध के बाद मुख से बाहर निकलती है। थोड़ी रुकावट होती है, वायु जीभ इधर उधर स्पर्श करने के बाद बाहर निकलती है, उससे कहते हैं व्यंजन। दोस्तों परिभाषा कभी भी नहीं पूछते एग्जाम में, समझने की बात है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये भी याद रख लेना। स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण के ये जो उसका विभाजन किया गया है उनकी ध्यान दे लेना दोस्तों, इनके सवाल यहाँ से बनते हैं। व्यंजन का 3 प्रकार से विभाजन किया गया है दोस्तों। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है उष्म। दोस्तों अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है माहेश्वर सूत्र वाला, अगर वो वीडियो देख लिया तो आपको स्वर व्यंजन आराम से आएंगे, कोई भी टॉपिक आपके गलत नहीं होगा स्वर व्यंजन से, ठीक है। तो एक बात और बता दूं, माहेश्वर सूत्र आप सबको याद करने हैं, वो आपको बता दिया मैंने बहुत बार, वो याद करें। उससे दोस्तों लगभग सभी व्याकरण जो पूरी व्याकरण है उच्चारण जो माहेश्वर सूत्र है उनमें प्रत्याहार निर्माण उसके आधार पर ही चलेगी, ठीक है। तो स्पर्श अंतस्थ उष्म व्यंजन होते हैं हमारे 33। कितने होते हैं? 33। इनका विभाजन किया गया है 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 उष्म हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। क से लेकर म तक कादियो मावसाना स्पर्श। तो क से लेकर म तक कौन से हैं? स्पर्श। और दोस्तों ये 4 कौन कौन से हैं? अंतस्थ में यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं। जड़ प्रत्याहार के अंतर कौन कौन से आते हैं? हाई वर्ड। मैंने कहा माहेश्वर सूत्र हर जगह आपको काम आएंगे, प्रत्याहार उसी से
हमारी पूरी व्याकरण चलेगी। ये व रे और ल, है वरट लन, ये 2 सूत्र हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। ये व रे ल, ये 4 वर्ण आते हैं। और उसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सरल प्रत्याहार जो है, सरल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? से और है। से सर और हल, अंतिम 2 सूत्र यहाँ पर आएंगे, तो ये हो गए 4। तो 25 4 29, 29 4 33, ये होते हैं व्यंजन वर्ण। अब दोस्तों इनको स्पर्श क्यों कहते हैं वो भी देख लीजिए। जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो मुख के अंदर जो विभिन्न अंग हैं उच्चारण स्थान, उनको स्पर्श करती है, तो इसलिए इनको उच्चारण करते समय इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान में आराम से बात करेंगे हम। अंतस्थ, जो दोस्तों उच्चारण माहेश्वर सूत्र में पढ़े, उसमें स्वरों के और व्यंजन के बीच में स्थित होती है, इसलिए इसे अंतस्थ भी कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्रियों में कंपन होता है मुख के अंदर, इसलिए इसे अंतस्थ कहते हैं। उसमें क्यों कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जिन शब्दों का, जिन वर्णों का उच्चारण करें से है, तो उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु जो है, हमारी हवा जो मुख से बाहर निकलती है, वो थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं उष्म व्यंजन, उष्म वर्ण। जैसे स, आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं, से है। इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ ये जो स्पर्श हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये पूछा गया एक बार, वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजनों को ही कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं? कि दोस्तों कु, चु, टू, तू और पू, कै, च, ट, त, प, 5 लाइनें होती है कैसे मैं तक, तो इनके 5 वर्ग बना दिए हैं। ठीक है, इसलिए वर्ग बनाने के कारण इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इन 33 व्यंजन के बाद 4 संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे, पहला होता है क्षय। ये कैसे बना है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर तीसरे व्यंजन के निर्माण को लेते हैं, तो वह कहलाता है संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों क्षय कैसे बना है, यदि भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये बना है कै और मूर्धन्य से, इससे बना है क्षय। ठीक है। दूसरा है संयुक्त व्यंजन त्रय, ये आपको पता ही होगा कैसे बना है, तय और रे। एक होता है तीसरा हमारे गे, इसको गे होता है, जैसे हम बोलना चाहिए जे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं। ये कैसे बना है? जय प्लस ये जय। ठीक है। और चौथा है दोस्तों श्रय, ये बना है हमारे से और रे, श्रय। ठीक है। इस प्रकार से और भी दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन काम में लेते हैं, जैसे ध, द्वय, धे। लेकिन हिंदी मानक संस्था जो है नई दिल्ली, उन्होंने इनके अलग रूप भी स्वीकार किए हैं। इनका ऐसा रूप भी माना गया है, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? ये 4 ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे वर्ण विचार में बात रही है, वर्णों का जो वर्गीकरण है, एक विशेष प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में। वर्णों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। और एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तो प्रयत्न के आधार पर क्या होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न उच्चारण स्थान की बात हम अगले वीडियो में आराम से करेंगे। दोस्तों एक सवाल यहाँ से पक्का है और वो आपकी गलत नहीं होना चाहिए। प्रयत्न, अब प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। ठीक है। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख्य जो मुख होता है, इसके आंतरिक भाग और बाह्य भाग जो भी अंग हैं, आंतरिक अंग और बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, इसे ही कहते हैं प्रयत्न या यत्न। ठीक है। तो दोस्तों इनके 2 भेद होते हैं प्रयत्न के। 2 भेद कौन कौन से हो गए? आंतरिक अंगों के द्वारा प्रयास करते हैं तो वो तो हो जाते हैं आभ्यंतर, और बाहरी अंगों की करते हैं उसे कहते हैं
बाह्य। तो दो प्रयत्न हो गए, आभ्यंतर और बाह्य। तो ये आभ्यंतर कौन से होते हैं और बाह्य कौन से होते हैं, यहाँ से मुख्य सवाल रीट में बन सकता है। दोस्तों प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। ठीक है, तो पहले आभ्यंतर की बात कर लेते हैं। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, याद रखने हैं पांचों नाम। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, पांचों नाम याद रखने हैं आपको, क्रम से याद रखने, क्रम यही याद रखना है। पहला स्पृष्ट, बाद ईषत स्पृष्ट, बाद में ईषत विवृत, फिर विवृत और संवृत। ये क्रम क्यों याद रखना है, देखिए स्पृष्ट के अंदर आते हैं कैसे, म तक याद रखने हैं। उसके बाद ये रडब आते हैं, तो ये हो जाता है ईषत स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, जब ये जीभ हमारे उच्चारण करते समय अंगों का जो स्पर्श करती है, इस कारण से स्पृष्ट कहते हैं। ईषत का मतलब होता है कम, थोड़ा कम, इसलिए कम स्पर्श करती है तो जाते हैं ये रडब, ये चार इनमें उच्चारण करते समय कम स्पर्श करती है। ईषत विवृत तो हो जाते हैं हमारे स है। विवृत का मतलब होता है खुलना और कम खुलना, ईषत का मतलब होता है कम खुलना। तो ये हो जाते हैं कम, कैसे, कंठ जिनका उच्चारण करते समय कंठ कम खुलते हैं वो हो जाता है ईषत विवृत, तो स है। और दोस्तों विवृत जिनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ पूरी तरह से खुलते हैं वो होते हैं सभी स्वर। विवृत के अंदर आ जाते हैं सभी स्वर, इसलिए। और दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा प्रक्रिया दिशा और प्रयोग दिशा क्या होती है। ठीक है, और दोस्तों संवृत, संवृत में आता है केवल प्रयोग दशा में ए। संवृत में क्या आता है, केवल सभी स्वर तो इसमें आ गए, लेकिन संवृत के अंदर प्रयोग दशा में जो अ होता है वो आता है संवृत के अंदर, और प्रक्रिया दिशा में आता है उसे कहते हैं विवृत स्वर के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। कैसे, प्रयोग दशा वो होती है जैसे किसी शब्द के अंत में दिया हुआ है, ये शब्द है मनोज, रमेश, तो शब्द के अंदर में जो प्रयोग किया जाता है, शब्द के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रयोग दशा। जैसे इसके अंदर है जय के अंदर अंतिम अ, जय के अंदर अ है, स के अंदर अ है, तो ये होता है प्रयोग दशा। और प्रक्रिया दशा क्या होती है, जैसे राम धन अनुज, किसी प्रक्रिया यानी क्रिया के अंदर जो काम में लिया जाता है, जैसे ये राम में अंदर अंत में अ है और यहाँ भी क्या है अ, तो ये दोनों हैं वो विवृत के अंदर आते हैं। ये प्रक्रिया है, एक क्रिया संपादित हो रही है, संधि के अंदर जो प्रयोग में आते हैं बीच में, या इसके अंत वाला या शुरू वाला, यहाँ पे कोई भी हो होता है प्रक्रिया दशा। तो यहाँ पे अगर संधि में आए तो हो जाता है विवृत के अंदर, और दोस्तों प्रयोग की शब्द के अंत में आए तो हो जाता है प्रयोग दशा, और ये हो जाता है प्रक्रिया दशा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रयत्न के आधार पर दो बेते, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न की हमने बात कर ली, 5 प्रकार के होते हैं, और दोस्तों बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। ठीक है, एक बार नाम देख लीजिए, संवार, नाद, घोष, युवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम भी आपको इसी प्रकार से याद रखना है। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा डीपली गए, लेकिन दोस्तों इन वर्णों को समझना बहुत ही ज़रूरी है आगे के व्याकरण के लिए। दोस्तों आराम से देख लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन अगर एक बार आराम से समझ लिया तो आपके संस्कृत में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न में आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। 5 प्रकार जो हैं, स्पृष्ट, ईषत, स्पृष्ट, विवृत, जो भी हैं वो आपको आराम से देख लेने हैं, एक बार आराम से उसी क्रम में याद कर लेना है। दोस्तों इनका भी इसी क्रम से आपको याद करना है। क्यों दोस्तों, मैंने बात की थी महेश्वर सूत्र हर जगह काम आएंगे, तो वो यहाँ काम आ रहे हैं। देखिए संवार, नाद, घोष, ये जो 3 हैं, संवार, नाद, घोष, अगर आ जाए कि अब संवार, नाद, घोष में कौन कौन से आते हैं, तो हस प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र के आधार पर जो हमने हस प्रत्याहार बनाया था, हस प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, जो सूत्र स्टार्ट होता है हाय वरट लन यमंगनम जभय गढ़दस जब गढ़दस। ठीक है, वहाँ तक है जब गढ़दस है। ठीक है, तो है से शुरू होता है और स तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से बनाते हैं वो देख लीजिए। वर्ग, जो सभी वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उनका तीसरा, चौथा, पांचवा, और यह वर्ण, लय और है, ये वर्ण जितने भी हैं, अगर आ जाए कि किसी भी वर्ग का, जैसे पूछ लिया जय, ठीक है, तीसरा वर्ण है जय, इसका जो प्रयत्न है कौन सा है, बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो उसका संवार भी होता है, नाद भी होता है और घोष भी होता है। इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। यवरलय और है, इनका भी क्या है, बाह्य प्रयत्न, संवार, नाद और घोष। इसी प्रकार से दोस्तों विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, तो विवार, श्वास, अघोष में कौन सा प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, पहले आपको प्रत्याहार याद करने हैं महेश्वर सूत्रों के आधार पर। ठीक है, खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा आ जाता है, और उसके बाद स तीनों से आ जाते हैं।
तो अगर पूछ दे कि स में कौन सा बाह्य प्रयत्न है, तो चाहे ऑप्शन में आ जाए कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है, प्रश्न आ जाए स का कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है, 3 तो ये आ जाए विवार, श्वास, अघोष, और एक इनमें से दे दे तो आपको पता होना चाहिए। इनके सूत्र यहाँ पे हैं हसय संवारय नादा घोषा, हसय संवारय नादा घोषा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हसय संवारय नादा घोषा, तो संवार नाद घोष हस के अंतर आते हैं। हस में कौन कौन से वर्ग का 3, 4, 5वां, ये लव और है। खरय विवार श्वास अघोषा, खरय विवार श्वास अघोषा, तो क्रम यही याद रखना आपको, हसय संवारय नादा घोषा, खरय विवार श्वास अघोषा। तो खर के अंदर कौन कौन से आते हैं, पहला दूसरा से दिया जाते हैं, खर के अंदर विवार श्वास और अघोष। और ये सिंपल है एकदम, अल्पप्राण, इसमें आ गया वर्ग का पहला तीसरा, ठीक है, तो ये आ गया तीसरा चौथा, यहाँ भी है तीसरा चौथा पांचवा और पहला दूसरा, ठीक है। तो अजय पहला तीसरा विषम संख्या में जो है वो होता है अल्पप्राण, जिसमें वायु कम मात्रा में उपयोग में होती है, जैसे गय, अब ये बोलो घय, ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में प्राणवायु श्वास वायु कहाँ मिल जाती है, इसलिए महाप्राण और अल्पप्राण। पहला तीसरा हो गया अल्पप्राण और दूसरा चौथा क्या हो गया, महाप्राण, ठीक है, याद रखने हैं। और उदात अनुदात स्वरी जो 3 भाग अंतिम है, ये इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वर्ण विचार का टॉपिक पूरा हुआ। जो आधार बताया था हमने, एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। इनमें हमने प्रयत्न के आधार पर पढ़ लिए हैं अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब बचा है उच्चारण स्थान के आधार पर, वो हम कल आराम से बात करेंगे। उच्चारण स्थान जो है इनमें 100% नहीं 101% आपके सवाल आने वाला है, वो टॉपिक आपको आराम से पढ़ना है। तो दोस्तों इसकी बात हम कल करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और हमेशा हमारे रात की 8 बजे जो हम वीडियो डालते हैं वहाँ वो वीडियो ज़रूर देखें, 15-20 मिनट का वीडियो होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको हमेशा कंटिन्यू देखने हैं और उसके बाद वो टॉपिक आपको बुक से पढ़ने हैं। तो दोस्तों पूरा आराम से सुनने आएगा। और दोस्तों जो भी आपको सवाल पूछने हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 1-2 दोस्तों को सभी को हमेशा जोड़ते रहे, जिससे हमारे देखने वालों की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। तो दोस्तों इस आशा के साथ मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।